बहू अपनी घर गृहस्थी संभालो, वो ही ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अपने मायके से लगाव मत करो। मन महसूस कर रह जाती बेचारी निशा। आज निशा की शादी को 8 साल से कुछ ज़्यादा समय हो गया। तब पग फेरे की रस्म के लिए एक बार अनमोल के साथ ही मायके आना हुआ था और तब के बाद आज 2 बच्चों के साथ मायके आई है। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ने बुलाया नहीं या स्वयं का ही मन ना हुआ कभी आने का, पर ससुराल में तो उनके हिसाब से रहना पड़ता है ना। जब भी सासू माँ से अपने घर जाने की बात कही तो साफ इनकार कर दिया उन्होंने, ये कहकर कि तुम चली जाओगी माँ तो यहाँ घर के कामों का क्या, अब इस उम्र में मुझसे नहीं हो पाएगा सब। अनमोल को सुबह उठकर टिफिन देना और अनमोल के पापा को बार बार दवा देना और दोनों बच्चों को शाम को पार्क में ले जाना ना तो मुझसे होता है ना ही अब मैं करना चाहती हूँ, गीता देवी ने कहा। इसीलिए तुम अब अपने घर को संभालो। मन महसूस कर रह जाती बेचारी निशा। 2 ननंद भी थी लेकिन वे भी अब अपनी ससुराल में खुश थी। दोनों नंदों की सास उन्हें अपने बच्चों की तरह लाड़ करती, उनकी इच्छाओं का भी पूरा ध्यान रखती। फिर भी जब उन्हें अपने गांव गली की याद आती तो कभी कभी भेज भी देती थी कुछ दिन रहने को। वे दोनों मायके आती तो निशा का काम और बढ़ जाता। उसकी पसंद का खाना बनाना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना भी अब उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाता। सास और दोनों नंदे सारा दिन खूब बातें करती, घूमते फिरते। अगर कभी नंदे अंजू और ज्योति अपनी भाभी का हाथ बटाने का प्रयास भी करती तो सासू जी उन्हें किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला लेती, कहती 4 दिन के लिए आती हो, आराम से रहो, वह कर लेगी काम, उसे आदत है। उसका भी मन होता नंदों से हंसी ठट्टा करने का, कुछ समय उनके साथ बिताने का, पर बेचारी ऐसा करने का सिर्फ सोचती ही रह जाती। कभी तो मन में आता कि सासू जी से कहूँ कि दोनों नंदे आपके साथ है, कुछ दिन तो क्या मैं मायके हो आऊँ, पर फिर सोचती कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए कि मैं काम चोरी करना चाह रही हूँ। 1-2 बार उसने अपने पति अनमोल से भी कहा कि वो उसकी माँ से मिलवाने ले चलो, तो उसने भी छुट्टी नहीं है अभी मेरे पास कहकर उसे चुप करवा दिया। बेचारी माँ पापा से मिलने को इतना तरसी कि अब उसने भी मायके को याद करना छोड़ दिया। बड़ी बेटी परी 6 साल की और छोटा बेटा आरव 4 साल के हो गए थे। वह उन्हीं में अपना सुख तलाशती, उन्हें जी जान से पालती परोसती बड़े कर रही थी। 2 दिन पहले की बात है, बेटी स्कूल से घर आई तो सीधी दादी के कमरे में घुस गई। माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा पहले हाथ मुंह तो धो लो, कहाँ हो, चलो खाना परोस दिया है, आओ मैं खिला दूँ। पर वह ना आई तो उसे देखने वह अंदर कमरे में झांकने लगी। तभी उसके कदम ठिठक गए। दादी से विनती कर रही थी वह, प्लीज़ दादी मान जाओ ना, मेरी सभी सहेलियाँ छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती है, मैंने तो कभी नानी का घर देखा ही नहीं। वो मुझे चिढ़ाती है कि तुम कभी नहीं घूमने नहीं जाती हो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है क्या। अरे बोला ना बेटा, कुछ दिन रुक, दादू घुमा लाएंगे तुझे बुआ के घर। अब वह नाराज हो गई थी, नहीं दादी मुझे तो नानी के घर ही जाना है, आप पापा को बोलो हमें कुछ दिनों के लिए वहाँ छोड़ कर आए। मेरी सहेलियाँ भी तो जाती है नानी के घर, फिर आकर वो खूब मज़े से सारी बातें मुझे बताती है, मुझसे भी पूछते हैं कि तेरी नानी का घर कैसा है, वह तुझे क्या बनाकर खिलाती है, कहाँ घुमाती है, मुझे कुछ नहीं पता। इन छुट्टियों में हम वहाँ जाएंगे मतलब जाएंगे। इतने में आरव भी आ जाता है, वो भी अपनी दादी से कहता है। दादी लाख पुचकारती वह था कि रट लगा कर बैठा था, पहले बोलो कि भेजोगी वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ दादी हम खाना नहीं खाएंगे, परी और आरव दोनों ने कहा। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, अच्छा पहले खाना खा, सोचती हूँ कुछ। बोला ना मैंने दादी, पहले हमारे जाने की बात मानोगी तभी खाऊंगा।
अब दादी परेशानी में पड़ गई। वह आरव को बहुत प्यार करती थी, लाडला था वह उनका। पर आज वह कैसी जिद ले बैठा था कि उसने दादी के पसीने छुड़ा दिए थे। वह उसे गोद में लेकर मनाने के लिए आगे बढ़ी तो वह झटक कर और दूर जा खड़ा हुआ। अब तो उसने बात भी बंद कर दी दादी से। परी एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। वह ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाती तो वह उनका हाथ झटककर दूसरी ओर घूम जाता। अब तो दादी हार ही गई और कहना ही पड़ा कि ठीक है, बता कब से है छुट्टियाँ तेरी। वह चहक उठा, परसों से, सोमवार से है दादी। उसने अपने बैग से डायरी निकालकर दादी को दिखाई। देखो मेरी मैम ने इसमें नोट की है छुट्टियाँ, पूरे 40 दिनों की छुट्टियाँ है हम दोनों की। ठीक है, मैं शाम को तेरे पापा को बोलती हूँ, छोड़ आएगा तुम्हें, पर जल्दी ही वापस आना पड़ेगा। 1 सप्ताह में आ जाना। घर आकर छुट्टियों में मिला होमवर्क भी तो करना पड़ता है। नहीं दादी, ये क्या बात हुई, 1 सप्ताह में तो नानी हमें कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाएगी। मैं तो वहाँ खूब मस्ती करना चाहता हूँ। 20 दिन से पहले मैं वहाँ से आने वाला नहीं भेजना है तो मत भेजो, लेकिन फिर मुझसे बात मत करना। और वह पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। शाम को अनमोल ऑफिस से वापस आया तो माँ ने उसे परी और आरव की इच्छा से अवगत कराया। वह बोला, ऐसे कैसे जिद कर सकते हैं वो, बुलाओ उन्हें, मैं खबर लेता हूँ उनकी। माँ ने समझाया, बच्चे हैं, दोस्तों से उनको उनकी छुट्टी में घूमने जाने की बात सुनकर जिद कर बैठे। और बात भी तो सही कह रही है, अभी तक वह ननिहाल नहीं गए कभी। ऐसा कर कुछ दिनों के लिए छोड़ा बच्चों को। वह भी कई बार जाने को कहती रहती थी, पर मैं भेजने का साहस ना कर पाई। अब तो उसने कहना भी छोड़ दिया। बच्चे जिद कर रहे हैं तो कुछ दिन ही सही, हो आएगी वहाँ। अनमोल बोला, फिर यहाँ कैसे चलेगा, तुमसे हो पाएगा घर का काम? देखते हैं, पहले तू बहू से बोल, जाने की तैयारी कर ले। आरव का मुरझाया चेहरा नहीं देखा जाता। माँ ने आरव को समझाया, ठीक है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आज आरव और परी ने दादी से जिद की, वो भी ननिहाल जाने की। कहीं तुमने तो नहीं सिखाकर भेजा उसे? अनमोल ने पलंग पर बैठते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों कहूँगी उन्हें ऐसा करने को? आज से पहले कहा क्या कभी? अगर मुझे कहना होगा आप लोगों से कहूँगी ना कि बच्चों का इस्तेमाल करूँगी, और किसी से कहने से होगा भी क्या? सब तो अपना अपना ही सोचते हैं, इसीलिए मैंने तो अपना मन मारकर जुबान पर ताला जड़ दिया है। निशा भी खुद को लांछित होते देख अनमोल से नाराज थी। उसने भी अपने आरव को सुलाया। परी दादी के पास सोने चली गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अनमोल समझ गया कि निशा नाराज हो गई है। उसने उसे पुकारा पर निशा चुप रही। आज उसकी आत्मा को आहत हुई थी। अनमोल ने पकड़कर उसका मुंह अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे पर नजर टिकाकर पूछा, नाराज हो गई क्या? तो क्या खुश होना चाहिए था? निशा ने तुरंत बात पकड़ते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरी आदत जानती हो, मैं माँ की परेशानी नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हें मायके जाने से रोक देता हूँ। और आज पहली बार परी और आरव ने दादी से जिद की तो मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा चलो सॉरी, वह दोनों कान पकड़कर बोला तो निशा को भी हंसी आ गई। वह बोली, चलो ठीक है, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा जी, मैडम को नींद आ रही है, पर मेरी बात सुनकर तुम्हें कम से कम आज की रात तो नींद नहीं आने वाली, मैं जानता हूँ। क्या बात है ऐसी, क्या कोई खुशखबरी है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। अच्छा एक काम करो, चाय बना लाओ, फिर बताता हूँ। अब इस वक्त चाय चाहिए आपको? फिर कहोगे नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तुम चाय ले आओ और अपने लिए भी लाना, क्योंकि सोओगी तो तुम भी नहीं। निशा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह जाकर 2 कप चाय झट से बना लाई और पास बैठते हुए बोली, अब बताइए कि क्या बात है? बताता हूँ, चाय तो पी लो। क्या पता फिर तुम्हारी चाय यूं ही धरी रह जाए। अब उसने फिर नाराजगी जताते हुए मुंह बना लिया तो अनमोल बोला,
चाय पीकर नींद तो तुम्हारी खराब हो ही गई है। अब ऐसा करो, अपने और बच्चों के लिए जरूरी सामान के साथ साथ कुछ कपड़े पैक कर लो। तुम सुबह मायके जा रही हो। निशा ने चौंक कर अनमोल को देखा। कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रही है? उसने पूछा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ मैडम, पर हाँ, माँ की मर्जी के बिना तुमको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। इतना तो इन 7-8 सालों में तुम जान चुकी होगी। माँ मान गई है तुम्हें वहाँ भेजने को। उन्होंने ही कहा है कि जाने की तैयारी करो, पर उन्होंने तो आरव को 1 सप्ताह के लिए बोला था और उसने 20 दिनों की जिद की थी, इसीलिए उसने भी जाने से मना कर दिया था। हाँ, बताया माँ ने मुझे। तुम जाने की तैयारी करो, आगे मैं संभाल लूँगा। अब तो सच में निशा की नींद को मानो पंख लग गए थे और वो उड़न छू हो गई थी। उसने अति उत्साहित होकर अनमोल को आलिंगन में ले लिया। अनमोल ने भी प्यार से उसका माथा चूम लिया। वह बोला, चलो मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद करता हूँ, ताकि काम जल्दी से निपट जाए और तुम भी थोड़ा आराम कर पाओ। फिर मैं तुम सबको खुद छोड़कर आऊँगा। सच्ची ना? यकीन नहीं है मुझ पर। पहली बार ऐसा कुछ होते देख सुन रही हूँ। यकीन कैसे हो? चलो कोई बात नहीं, अब शुरू हो जाओ, मुझे बताती जाओ क्या क्या करना है। निशा का मन बल्लियाँ उछलने लगा। वह खुशी से पागल हुई जा रही थी। उसका बचपन मानो लौट आया था। माता पिता से मिलने की खुशी, अपने भाई को देखने का ख्याल और सहेलियों से मिलकर धमाल मचाने का सोच सोचकर वह मुस्कुरा रही थी। और अनमोल उसे देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश उसने कभी नहीं देखा था। निशा की पैकिंग करते 12:30 बजे का समय हो गया था। अनमोल ने उसे कहा अब वो आराम करे, सुबह 9 बजे हम अपनी गाड़ी से चलेंगे। हाँ, घर पर फ़ोन जरूर कर देना कि हम आ रही है। 11:30 बजे तक ही पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, कहकर वह लेट तो गई, पर आज तो मानो निद्रा देवी उसकी आँखों से मीलों दूर थी। उसके जहन में तमाम सुनहरे पल जो उसने मायके में बिताए थे और वो सब जो वो जाने के बाद वहाँ क्या क्या करने वाली है, गुड़गुड़ हो रहा था। सुबह वह अपेक्षा कर जल्दी उठ गई। घर के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान किया। नाश्ते के साथ ही दोपहर के लिए भी खाना बनाकर रख दिया, ताकि सासू माँ को कष्ट ना हो। सभी को नाश्ता परोसा। खाते खाते सासू माँ ने जल्दी लौट आने की हिदायत भी दे डाली। उसने पति की तरफ देखा तो उसने चुप रह करने का इशारा भर कर दिया। आज परी और आरव भी बहुत खुश थे। पहली बार कहीं जा रहे थे। कभी छोटी बहन को दोनों भाई बहन नानी के घर जाने के लिए उछल कूद रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे। दादी भी उन्हें देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। दादू अपेक्षाकृत शांत थे। बोले, बहू तुम लोगों के बिना मेरा तो जी ना लगेगा घर में। वहाँ जाकर बच्चों का ख्याल रखना और कोशिश करना जल्दी अपने घर वापस लौट आओ। जी पापा, कहकर उसने पाँव छूकर चलने की इजाज़त मांगी। आरव भी अपने दादा दादी से लिपट गया। उन्होंने ढेरों आशीष देते हुए बच्चों को विदा किया। वे बाहर जाकर कार में जा बैठे। रास्ते भर आरव और परी ने जाने क्या क्या बोलते पूछते सर में दर्द कर दिया। अनमोल ने उन्हें चुप बैठने को कहा तो वह एकदम चुप होकर मम्मी से आंखों के इशारे में बातें करने लगे। 12 बजने से पहले वे घर के सामने कार से उतरे तो परी और आरव की नानी ने आरती उतारकर द्वार पर ही उनका स्वागत किया। सभी को तिलक लगाकर उनके मस्तक पर अक्षत रखे और उनकी नज़र उतारकर उन्हें अंदर लिवा लाई। आज जवाई राजा पहली बार शादी के बाद घर में आए थे। जलपान के तुरंत बाद भोजन की व्यवस्था की गई और बड़े सत्कार के साथ उन्हें भोजन करवा के आराम करने दिया। शाम को अनमोल ने वापस जाने की इजाज़त मांगी और घर को निकल गया। आस पड़ोस में जब पता चला कि निशा आई है, सब मिलने आने लगे।
कोई बच्चों को आशीर्वाद से दुलारता तो कोई इतने समय बाद आने का उल्हाना देता। वह मुस्कुराकर सबका सम्मान करती। 2 दिन तो भरपूर आराम किया उसने। विराट भैया अपनी कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे, सो फोन पर ही उनसे बात हुई। परसों तक आ जाऊंगा, फिर खूब मस्ती करेंगे। आरव और परी से उसके मामा ने वादा किया तो वह भी बहुत खुश थे। माँ, मेरी सहेली कविता और निशु मिलती है क्या कभी? अरे बेटा, उनकी भी शादियाँ हो गई है, दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में रम चुकी है। कभी कभी जब आती है तो रामा रामी हो जाती है। कविता की 1-2 साल की बिटिया है और निशु का 1 साल का बेटा। बहुत मन करता है माँ पुराने सभी संगी साथी मिले, पर अब तो जाने कौन कहाँ कहाँ होंगे। कितना परेशान करते थे ना हम सब तुम्हें, कभी कोई फरमाइश तो कभी कोई। तुम भी तो कभी मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं करती थी। अरे मेरी बच्ची, जैसी तुम वैसी वो सब थी। परेशानी क्यों होती? हर दिन एक समान नहीं होते बिटिया। जब से तुम गई हो मेरा तो घर आंगन ही सूना हो गया। तुम थी तो सब आ जाती थी, चिड़ियों की तरह तुम सब यहाँ से वहाँ फुदकती रहती थी। अब तो मन बहुत उदास होता है तुम्हें याद करके। अब आई हो तो महीना भर न जाने दूंगी। माँ तुम भी ना, मेरा मन भी तुमसे मिलने को बेचैन होता है। पर माँ, मेरी सासू माँ से इस उम्र में घर नहीं संभलता, बस इसीलिए तो नहीं आ पाती मैं, वरना वे सब बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। तुम मेरी चिंता में ना घुलती रहा करो। अब कई बार तो परी जिद कर बैठी तो आने का मौका हाथ आया, वरना तो शायद आ ही ना पाते। तभी आरव और परी दौड़कर भीतर आए और ढेर सारे खिलौने लाकर उन दोनों के सामने बिखेर कर खुशी से नाचते हुए बोले, देखो देखो मम्मी देखो, नानी ने ये सब हमें नाना जी ने दिलवाए हैं। देखो ये कार कैसे सरपट दौड़ती है, और नानी ये बंदर तो देखो कैसे ड्रम पीटता है भला। ये तोता, ये रेलगाड़ी सब हमने पसंद किए हैं। और ना हमारे लिए नानू ने जलेबी भी खरीदी है। हमने बोला घर चलकर सबके साथ खाएंगे। चलो आओ हमें दो, आप सब भी खाओ चलो ना, कहकर वे निशा का हाथ खींचकर बाहर ले जाने लगे। नानी ने उनकी बलैया ले ली। कितने प्यारे हैं हमारे बच्चे, तू भी ऐसा ही करती थी जब बहुत खुश होती थी। वे दोनों बाहर बरामदे में आ गई। बाबा ने निशा को जलेबी की थैली पकड़ाते हुए कहा, आरव और परी को जितना चाहे वो उतना खिला देना। सबने खूब स्वाद ले लेकर जलेबी खाई। आरव ने कहा, मैं तो आज से नानू का पक्का वाला दोस्त बन गया और अब मैं रोज नानू के साथ ही सोऊंगा। परी भी तुतलाती जुबान से जाने क्या बोले जा रही थी और सब हंस हंस कर पेट पकड़ लेते। खुद निशा भी बच्चों में बदलाव को महसूस कर रही थी। एक ही माहौल से शायद बच्चे भी ऊब गए थे, जो यहाँ आकर ऐसे खुश हो रहे थे कि मानो कोई खजाना पा लिया हो। हाँ, खजाने से कम भी तो नहीं होती ये प्यार की दौलत। कभी कभी जगह का बदलाव भी हमारे मन की स्थिति को बदल देता है। आज उसे अपने मन में भी बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था। वह भी तो सब चिंता करते हुए जिम्मेदारियों के बोझ तले मानो दब सी गई थी। आज उसे अपना आप समझाने का अवसर मिला था, वरना वह तो अपने अंदर की निशा को कहीं भूला ही बैठी थी। रात को परी और आरव खाने के बाद नानू के कमरे में ही पहुंच गए। नानू, आज आप हमें कहानी सुनाओ, फिर मैं यहीं आपके पास ही सोऊंगा। वहाँ तो दादी मुझे कहानी नहीं सुनाती, बस थपकी देकर सुला देती है। कहती है कि उन्हें कहानी नहीं आती। आपको तो बहुत सी कहानियाँ आती हैं ना, आरव ने तुतलाती हुई आवाज में कहा। परी ने भी नानी से कहानी सुनाने की जिद की। नानू ने उसके गाल को थपकते हुए कहा, हाँ मैं सुनाऊंगा तुम्हें कहानी, और तुम रोज कहानी सुनना और मेरे साथ ही सोना, ठीक है? अब खुश? हाँ। और वही से जोर से बोला, मम्मी सुना आपने, मैं रोज नानू से कहानी सुनूंगा। ये खूब मजा आएगा। परी भी बोली, मैं भी नानी के संग सोऊंगी और नानी से कहानी सुनूंगी। निशा अपनी माँ के काम में हाथ बटाती, फिर जल्दी काम खत्म करके वह माँ की गोद में सिर रखकर खूब बातें किया करती, अपना बचपन याद करती, अपनी शादी के वक्त का समय जब माँ बाबा ने दिन रात एक कर दिया था, सब याद दिलाती। माँ भी उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए खूब आनंद से उसकी बातें सुनती। दरअसल अपने मन का हर कोना निशा माँ के आगे ही तो खोल पा रही थी। उसके मन से सारा यादों का ढेर एक भारी बोझ की तरह उतरता जा रहा था। वह सोम को
हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि ससुराल में कभी वह किसी से बात करने का समय ही नहीं निकाल पाती थी, या यूं कहे कि किसी के पास उसके लिए समय ही नहीं था, ना सासू माँ के पास और ना पति के पास। तभी परी चहकती हुई आई, बोली, नानी मुझे छोटे वाला तकिया दो ना, मैं नानी के साथ सोऊंगी। निशा ने कहा, बेटा नानी के साथ सोने की आदत हो गई तो वहाँ चलकर बहुत परेशानी होगी, मेरे पास सो जाओ। दोनों पैरों पर उछलते हुए फिर वह इसरार करने लगी कि वह मासूम, सोने दो ना मम्मी, वहाँ भी मैं आपके साथ सो सकती हूँ, पर वहाँ नानू तो नहीं होगे ना, मुझे वहाँ तो कोई कहानी भी नहीं सुनाता, प्लीज़ मम्मी प्लीज़। उसका मासूम चेहरा देखकर माँ बेटी दोनों के मुखड़े पर मुस्कान तैर गई। आरव भी खेलते खेलते सो गया था। माँ तुम मेरे साथ ही सो जाओ ना, कहते हुए निशा ने अपनी माँ को प्यार से देखा तो वह भी मना ना कर पाई। बेटी का मोह उसे भी उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने को कहता। आज विराट के आने की बात हुई थी तो आरव और परी सुबह से ही अपने मामू की बाट देख रहे थे। आज मैं पहली बार अपने मामू से मिलूंगा। पता है मेरे मामू इतने बड़े हैं, मेरी मम्मा से भी बड़े। मेरे मामू ने मेरे लिए खिलौने और मिठाई भी लाएंगे। वह तो मुझे घुमाने भी ले जाएंगे, हम तो बड़े वाले पार्क में घूमने जाएंगे। बालमन आज बहुत खुश थी। वह पड़ोस में रहने वाली निक्की को यह सब बता रही थी। निक्की भी बड़े उत्साह से उसकी बातें सुन रही थी। अच्छी दोस्ती कर ली थी परी और आरव ने उससे। शाम को जब आरव और परी सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, मामू आ गए क्या? मम्मी ने उसे सताते हुए कहा, अब तो आपके मामू कल आएंगे। फोन पर बोला उन्होंने, नहीं जी, मेरे मामू तो अभी आएंगे, मुझसे भी बोला उन्होंने। और वह दोनों मामू को देखने घर से बाहर चल दिए। नानी ने उसे समझाया कि यूं अकेले घर से बाहर नहीं जाते छोटे बच्चे, मामू आएंगे तो बाहर तो रहेंगे नहीं, भीतर ही आएंगे, है ना? तब कहीं वह माने और खेल में लग गए। रात को ठीक 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। वह लपक कर दरवाजा खोलने गया और वहाँ किसी अजनबी को देखकर ठिठक गए। फिर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पूछा, आप कौन हैं? किससे मिलना है आपको? घुटनों के बल झुकते हुए उस अजनबी ने कहा, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो तुम परी और आरव हो ना? हाँ, यानी आप हैं हमारे विराट मामू। ये मेरे मामू जी आ गए जी, वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। विराट ने अपना बैग अंदर आकर दीवार के साथ टिका दिया और परी आरव को गोद में लेकर खूब प्यार किया। फिर बोला, दिखाओ अब आप हमारे लिए क्या लाए हो? निशा ने उन्हें टोका। परी, आरव बेटा, ये क्या बात है? मामा अभी बाहर से थके हुए आए हैं, उन्हें नहा धोकर फ्रेश तो हो लेने दो, तब वो दिखाएंगे ना तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट। तो ठीक है मामू, आप जाओ नहा लो जल्दी से, हमें देखना है क्या लाए हो आप हमारे लिए। विराट ने आरव और परी की मासूम सूरत देखी तो उन्हें एक किस्सी दी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में फ्रेश होकर तौलिया से अपने बाल रगड़ते हुए बाहर आया तो आरव और परी दरवाजे के बाहर दीवार से पीठ टिकाए पाया। उसने आरव और परी का हाथ पकड़कर अपने बेड पर बिठा लिया और उनका गिफ्ट अपने बैग से निकालकर उसके आगे रख दिया और आरव और परी तुरंत उसे खोलने लगे। पैकेट में एक बैट बॉल था और एक ड्राइंग बुक और परी के लिए एक डॉल थी। आरव और परी को दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई। आरव तुरंत ड्राइंग बुक लेकर उसमें रंग भरने लगा। मामू, मैंने ठीक किया ना? बहुत सुंदर है, करो बेटा, जब कुछ पूछना हो तो मुझे कहना। ओके मामू। ओके मामू। वह बहुत खुश थे और सभी पृष्ठ एक के बाद एक आधे अधूरे रंगीन करता जा रहा था। विराट ने देखा तो उसे प्यार से ड्राइंग के तरीके समझाए। ठीक है मामू, अब मैं कोई पृष्ठ अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा, कहकर उसका हौसला बढ़ाया। विराट ने
कल हम इस बैट बॉल से क्रिकेट खेलेंगे, चलो अब सो जाओ। ओके मामू कहते हुए आरव और परी ने अपना सारा सामान समेट लिया और आरव नानू के साथ सोने चल दिया। आज उनके घर उनके दूर के चाचा जी बहुत समय बाद पधारे। कुशल सेम पूछने के बाद उन्होंने कहा, भैया भाभी, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। कहो क्या बात है विनायक, तुम्हें औपचारिकता की क्या आवश्यकता आन पड़ी? भैया मैं कह रहा था कि आजकल तो चलो बिटिया पधारी है तो घर में रौनक है, पर जब ये अपनी ससुराल चली जाएगी तो क्या आप लोग अकेलेपन को महसूस नहीं करते? विराट भी कंपनी के काम से बाहर आता जाता रहता है, तो अगर उसकी शादी हो जाती है तो आप लोगों का मन भी लग जाता और सेवा भी हो जाती। अब भाभी को भी तो आराम की जरूरत है, सारी जिंदगी कठोर परिश्रम किया है आप दोनों ने निशा और विराट को लायक बनाने के लिए। हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हो, बोले थे दीनदयाल जी। वैसे उसकी शादी की उम्र भी कब से हुई है, पर वह काम जमने का इंतजार ही करता रहा। अब कहीं जाकर काम में सेट हुआ है, तो मैं भी सोच ही रहा था उसकी शादी के बारे में। कोई लड़की है क्या भैया तुम्हारी नज़र में? विमला जी ने पूछ ही लिया। हाँ भाभी है तो मेरी भांजी की बेटी, पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, घर के काम काज भी खूब अच्छे से कर ले सकती है और ज़रूरत पड़ने पर नौकरी भी, कहो तो बात करूं। वैसे वे लोग मुझे लड़का ढूंढने को कह रहे थे एक रोज, तब तो मेरे ध्यान में ना आया, पर अभी मुझे बैठे बैठे रिश्ता सूझ गया तो सोचा पूछ ही लूं। भैया विनायक, देखो ब्याह शादी का मामला है, विराट से बात करके ही कुछ कह पाऊंगा। मैं अपना फैसला उस पर थोपना नहीं चाहता। अगर वो हाँ कर दे तो लड़की को दिखा देना, बाकी सब फिर ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आज तो यही शहर में आया था तो मिलने चला आया, फिर आऊँगा। बिटवा से पूछकर आप सिर्फ मुझे संदेश भेज देना, मैं आ जाऊँगा। अगर हाँ कहे तो बात करेंगे। ठीक है भैया, मैं आज ही बात करके तुम्हें बताता हूँ। शाम को जब विराट अपने ऑफिस से घर आया तो माँ ने पहले उसे भोजन करवाया, फिर उसके मन की था लेने की गरज से उसे अपने पास बुलाया। निशा भी वहीं बैठी थी। माँ ने निशा को इशारे से बात शुरू करने को कहा। निशा ने बात का सिरा पकड़ते हुए कहा, भैया एक बात कहूँ? हाँ बोलना। भैया आप अब शादी कर लो, माँ को भी आराम की सख्त ज़रूरत है और मुझे भाभी की। भाभी होती घर में तो हम कहीं घूम फिर आते। आपके ऑफिस जाने के बाद हम घर के काम से बचे समय में अपने मन की कहते सुनते। 4 दिन से यहाँ हूँ पर कहीं भी नहीं गई। माँ को भी फुर्सत ही नहीं मिलती, अब क्या करे, बस बोर होती रहती हूँ। अरे तो इस सब में शादी कहाँ से आ गई? मैं तुझे कल ही ले चलता हूँ, बोल कहाँ चलना है, तू बस एक बार हुक्म तो करा। नहीं भैया, मेरी बात को टालो मत, मैं सीरियस हूँ और आप मजाक समझ रहे हैं। अब माँ ने भी निशा का पक्ष लेते हुए हस्तक्षेप किया। ठीक ही तो कह रही है वो बेटा, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। उम्र निकल जाने तक कौन इंतजार करती बैठी मिलेगी। शादी ब्याह समय रहते हो जाए तो अच्छा। तो माँ ढूंढ ले अपनी बहू, तू जहाँ कहेगी कर लूँगा ब्याह। सच बेटा, तैयार है तू? कह दूँ तो तेरे बाबा से? वह उठकर उसकी बलैया लेते हुए कहती है। आवाज़ देकर वह दीनदयाल जी को वहीं बुला लेती है। क्या हुआ विराट की माँ, काहे चिल्लाती हो भाई? अरे देखो विराट मान गया शादी करने को, चलो अच्छी बात है। अब विनायक भैया को बता दीजिए कि बात करके देख ले, इसे लड़की पसंद आ गई तो देखते हैं, वरना तो कहीं और भी देखेंगे। ठीक कहती हो, करता हूँ बात। अगले दिन तड़के दीनदयाल जी ने विनायक को फ़ोन पर लड़की की फ़ोटो दिखाने की बात विनायक को कही। उन्होंने कहा कि अगली फुर्सत में आकर फ़ोटो और सारी जानकारी दे जाना, बाकी लड़का अपनी समझ से हाँ या ना करेगा। ठीक है भैया, विनायक ने कहा। निशा और उसकी माँ विराट के मान जाने से
बहुत खुश थे। पहले भी कई बार विमला जी उसे शादी की बाबत पूछ चुकी थी, पर वही मना कर देता था कि पहले नौकरी पक्की होने दो। अब वह इसलिए उससे कुछ ना पूछती थी। अब कई बार उन्होंने इसीलिए निशा से आग्रह करवाया था। अब तो 4 महीने पहले उसकी नौकरी भी पक्की हो गई थी। 2 दिन बाद विनायक का फोन आया कि हम कल आ रही है। विराट की चाची भी आ रही है, उसे भी आप लोगों से मिलने का बहुत मन है। हाँ हाँ भैया, लेते आओ, अच्छी बात है। बेटा विराट, आज हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना। विनायक चाचा और तेरी चाची आ रही है आज। जैसे ही विराट ऑफिस को निकलने लगा, उसके बाबा ने आवाज़ दी। ठीक है बाबा, कोशिश करूँगा, कहकर वह निकल पड़ा। निशा ने माँ के साथ मिलकर घर के काम निपटाए और परी और आरव के साथ खेलने लगी ताकि बच्चे थक कर सो जाए। और सच में बच्चे दोपहर होते होते सो गए। तब तक विमला जी ने भोजन तैयार कर लिया था। दोपहर का भोजन करने के बाद वे दोनों भी सुस्ताने को बच्चों के पास ही जा लेटी। तभी दरवाजे पर खटकाने की आवाज़ सुनकर दीनदयाल जी ने बाहर निकलकर देखा तो विनायक पत्नी के साथ खड़ा था। आओ आओ भैया, तुम्हें ही याद कर रहे थे, देर कर दी, क्या बात हुई? अरे आते समय जाने कहाँ से एक कील मोटरसाइकिल के टायर में जा धसी और पंचर हो गया। 1 किलोमीटर तक गाड़ी घसीटने के बाद पंचर की दुकान मिली। वही कुछ समय लग गया पंचर बनवाने में। चलो फिर भोजन कर लो। अरे भोजन तो हम करके ही निकले थे। हाँ, चाय की गुंजाइश तो है। अरे निशा बेटी, चाचा चाची को बढ़िया सी चाय पिलाओ। देखो कितने सालों के बाद आए हैं हमारे द्वारे। हाँ बाबा, अभी लाती हूँ। निशा चाय बनाने लगती है और माँ को अंदर भेज देती है। चाय के साथ नमकीन और बिस्कुट आदि लेकर निशा भीतर आती है। वह कहती है, चाची जी, आपकी गुड़िया शायद पारुल नाम है ना, उसका विवाह हो गया? हाँ बेटी, 3 वर्ष पहले उसका विवाह हो गया। उसके पास भी 1 बरस का गुड्डा है। अच्छा चाची, कैसी है ससुराल उसकी? भले लोग हैं बिटिया, पारुल खुश है। ईश्वर हमेशा उसे खुश रखे। अच्छा, आप लोग बातें करो, मैं जरा बाहर बच्चों को देखती हूँ। हाँ तो भैया, मैंने बात की थी अपनी भांजी से, वह लोग राजी है, मेरा बहुत लिहाज करते हैं। उन्होंने कहा है जैसा मुझे ठीक लगे मैं फैसला ले सकता हूँ। लाओ फोटो दिखाओ तो जरा। हाँ, मैं भी तो देखूंगी। निशा भी बात सुनकर भीतर चली आई थी। तभी विराट भी ऑफिस से आया, हाथ पैर धोकर पानी पिया और भीतर आकर चाचा चाची के पांव छू लिए। उन्होंने फोटो में लड़की पसंद करने को कहा तो वह बोला, पहले माँ बाबा और निशा देख ले, उनकी क्या राय है, पीछे मैं भी देख लूँगा। निशा ने देखा, लड़की लंबी गोरी और पतली है, नैन नक्श भी ठीक ही है। माँ बाबा को भी ठीक ही लगी लड़की। देखो, अब तुम भी देखो बेटा, जब सबको ठीक लगी तो ठीक ही है। मैं क्या देखूं? नहीं बेटा, जीवन भर का साथ होता है, ब्याह शादी है, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल ना है। विनायक चाचा ने समझाते हुए कहा, चाचा जी, हम कहे तो बात ऐसी है, सूरत से नहीं सीरत से अच्छा बुरा देखा जाता है। जो मेरे माँ बाबा के साथ साथ घर की जिम्मेदारी उठा सकने के काबिल हो, मेरी नज़र में वही सुंदर है। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं एक बार मिलना चाहता हूँ लड़की से। ठीक है बेटा, जब तुम कहो मैं उन्हें बता दूंगा। तो रविवार को मेरा अवकाश रहता है, उसी दिन ठीक रहेगा। अभी घर पर मिलना ठीक नहीं होगा, इसीलिए आप लोग दादा दादी पार्क में पधारे, हम वहीं बैठकर बात कर लेंगे, यही ठीक रहेगा। विनायक चाचा उठ खड़े हुए। अब हमें चलना चाहिए, इजाज़त दीजिए। चलो,
तो फिर मिलते हैं रविवार को, दीनदयाल जी बोले। उनके जाने के बाद अब चारों ने इस विषय पर चर्चा की और तय किया कि अगर सब ठीक रहा तो शादी 6 महीने के अंदर ही कर देंगे। देखते देखते ये 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रविवार को वह सुबह समय के अनुसार दादा दादी पार्क में पहुंच गए। विराट और परी आरव ने जमकर मस्ती की। पार्क के इस कोने से उस कोने तक खूब दौड़े। सबसे ज़्यादा उत्साहित तो आरव था। मामू के साथ पार्क आने पर माँ और निशा का क्या करना है, कैसे करना है कि रूपरेखा बनाने में लगी रही और बाबा की नज़रें बार बार मुख्य द्वार पर टोह लेती रही कि विनायक के साथ लड़की और उसके माता पिता अभी तक आए क्यों नहीं। शाम के 6 बजे विनायक आता दिखा। उसकी भांजी अपने पति और बेटी के साथ वे पार्क में आ चुके थे और विनायक इधर उधर उन्हें ही देख रहा था। दीनदयाल जी ने हाथ के इशारे से उन्हें अपनी ओर बुला लिया। वह उन लोगों को लेकर निशा और उसकी माँ के पास पहुंच गए। निशा बच्चों के साथ खेल में व्यस्त अपने भैया को बुलाने पार्क के दूसरे हिस्से में चली गई। निशा ने बच्चों के साथ रहना मुनासिब समझते हुए भैया को पिताजी के पास भेज दिया। विराट ने आकर चाचा जी और उन लोगों को प्रणाम किया और बैठ गया। लड़की के पिताजी ने विराट के कामकाज के बारे में जानकारी लेकर कहा कि अब आप जो भी बात करना चाहो कर सकते हो और उन्होंने बिटिया को उसके साथ जाने को कहा। वे दोनों उठकर पार्क के साथ लगते हुए दूसरे भाग में चले गए। वहां जाकर विराट ने सबसे पहले लड़की से उसका नाम पूछा। जी मैं मानसी। बैठिए, क्या आपको मैं पसंद हूँ? जी हाँ। तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? जी साइंस विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। नौकरी करना चाहोगी या? जी आवश्यक ना हो तो तब तक नहीं, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह एक साथ काम करना जरा मुश्किल लगता है, पर अगर नौकरी करना जरूरी लगे तो कर सकती हूँ। आखिर शिक्षित होने के बाद भी जरूरत पर शिक्षा काम ना आए तो क्या फ़ायदा? तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? जी नहीं, माँ ने बताया था कि छोटा सा सुखी परिवार है और क्या चाहिए। फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बोलते बोलते विराट चुप हो गया। आप बिना संकोच अपनी बात कहिए। हमारे यहाँ आकर बात करने का यही तो प्रयोजन है कि हम एक दूसरे के मन की बात जान सके, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। विराट ने फिर कहना आरंभ किया। मानसी जी, मैं आपसे पहले ही एक बात क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता और बहन से बढ़कर अभी तक मेरे लिए कोई भी नहीं है। कभी भी यह नहीं चाहूँगा कि मेरी पत्नी के कारण उन्हें कोई तकलीफ पहुँचे। उनके मन के मुताबिक ढलना पड़ेगा तुम्हें। तो मेरे माता पिता है, उन्होंने कभी मुझ पर कोई आँच नहीं आने दी। अब मेरा कर्तव्य है कि उन्हें भी कभी कोई कष्ट न आने दूँ। जैसा वो चाहे तुम्हें वैसा ही करना होगा। कभी उन्हें बदलने को मजबूर मत करना, मैं बस यही चाहता हूँ। जी आप ठीक कहते हैं, मुझे स्वीकार है। उनका आशीर्वाद मिलता रहे, इतना ही काफ़ी है। तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं? मानसी ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी तो विराट ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा। मानसी ने शर्माकर निगाहें झुका ली। वैसे एक बात और कह दूँ क्या मानसी जी? जी क्या? वह कुछ घबराई। विराट ने उसे घबराते हुए देखा तो हंसकर बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस यह कह रहा था कि आप शर्माते वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मानसी जी चलो तो फिर चले। मानसी भी उठ खड़ी हुई। विराट उसे भी खूब भाया। वे दोनों अपने परिवार के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें आया देख निशा ने आंखों के इशारे से अपने भैया से पूछा कि मुलाकात का क्या नतीजा रहा। उसने भी थम्स अप की साइन देकर अपनी राय जाहिर कर दी। निशा ने ताली बजाते हुए सबको भैया की राय बता दी और मानसी को देखकर बोली, अब मैं आपको अपनी भाभी बुला सकती हूँ ना? मानसी ने निगाहें झुका ली और रोमांचित होकर मुस्कुरा दी। उसके पापा प्यारे लाल जी ने जो मिठाई का डिब्बा साथ लाए थे उसमें से मिठाई निकालकर सभी का मुंह मीठा करवाया
और दीनदयाल जी ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। विमला जी ने भी मानसी की मम्मी को मुबारकबाद दी और अब वह घर पर आकर टीका करके रोकने की रस्म करने का न्योता दिया। अब हम अपने पंडित जी से मिलकर कोई अच्छा सा मुहूर्त दिखवाकर आपको बताते हैं, कहकर वे सब उठ खड़े हुए। सब अपने अपने घर को चले गए। रात के 9 बज गए थे। उन्हें घर आते आते बच्चों को भी अब नींद आने लगी थी। पार्क में खूब धमा चौकड़ी जो मचाई थी आज। जल्दी से निशा ने पहले बच्चों को रोटी और जैम खाने को दिया, फिर माँ की मदद से खाना भी बना लिया। बच्चों को नानू और मामू के उनके बिस्तर में सुला दिया। आज तो परी और आरम ने कहानी भी नहीं सुनी, बहुत थक गए थे शायद। माँ ने खाना परोसा, सबको खाना खाते खाते और निशा को रसोई समेटते रात के 11 बज गए थे। शुभ रात्रि आज। अच्छा, अब कल बात करते हैं, मुझे भी नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जाना है, विराट ने कहा। चलो सभी सो जाओ, ठीक है, कल ही बात करते हैं, विमला देवी भी कहते हुए लाइट्स ऑफ करके लेट गई। पर निशा को नींद नहीं आ रही थी, वो तो कुछ और ही सोच रही थी। उसकी सोच में अपना घर परिवार घूम रहा था। वह सोच रही थी कि अब जाने कब घर से सासू जी का बुलावा आ जाए, फिर तो उसे जाना ही होगा। उसे मायके आए 10 दिन हो गए थे, पर यह वक्त कैसे फुर से उड़ गया था उसे पता ही नहीं चला। वैसे ही बड़ी मुश्किल से तो 7 साल के बाद उसे मायके आने को मिला था। अब 6 महीने तक शादी की बात हुई तो दोबारा आना होगा, क्या मुझे भेज देगी सासू माँ? यही सोच सोचकर वह परेशान सी हो रही थी। वह अपने भाई के विवाह सारे चाव से पूरा करना चाहती थी। शादी की हर एक तैयारी स्वयं करना चाहती थी, पर ऐसा संभव ना हो शायद। यही सोच सोचकर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। करवटें बदलते उसने रात बिताई। सुबह के समय आंख लगी थी तो जागने में कुछ देरी हो गई। निशा सुबह सोकर उठी तो देखा माँ तो आज उससे पहले उठी हुई है। बोली, माँ आज आप जल्दी उठ गई क्या? अरे मैं जल्दी नहीं जागी, बल्कि तुम देर तक सोती रही, कहकर हंस दी विमला जी। निशा ने चौंक कर घड़ी की ओर देखा तो सच में आज वहाँ पूरा 1 घंटे देर से जागी थी। ऐसा होना लाजमी था क्योंकि उसे सुबह के समय ही तो आंख लगी थी। वह उठकर स्नान करने चली गई। विराट का चाय नाश्ता तैयार था, वह भी नाश्ता करके ऑफिस चला गया। जब वह नहाकर निकली तो उसका मोबाइल बज उठा। लपक कर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। फ़ोन अनमोल का था। हाल समाचार जान लेने के बाद निशा ने विराट भैया के लिए रिश्ता आने की बात उसे बता दी। वह भी बहुत खुश हुआ। अब निशा ने अपनी चिंता भी उसको बताई। वह बोला, कल की चिंता में अपना आज खराब मत करो, जो होगा अच्छा होगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं माँ से बात कर लूँगा। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। अनमोल ने बताया कि वैसे तो उसने अब कई बार 1 महीने तक तुम्हारे वहाँ रहने की इजाज़त उसने माँ से ले ली थी, पर अगर तुम अब की बार जल्दी घर आ जाओ तो खुश होकर माँ तुम्हें दोबारा जल्दी वहाँ भेज सकती है। मैं भैया का रोका होने के बाद आ सकती हूँ, फिर मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करती हूँ, तुम आगे माँ से पूछ लेना, ठीक है? फ़ोन कट गया था। विनायक चाचा ने भी दोपहर में फ़ोन करके आने वाली पूर्णिमा को रोका करने की सूचना दीनदयाल जी को दी। जी, पूर्णिमा को तो 4 ही दिन बाकी है, चलो ठीक है, हम रोका कर लेते हैं, फिर शादी की तैयारी करने का समय भी मिल जाएगा, माँ ने कहा। चंद लोगों की उपस्थिति में रोके की रस्म करने का विचार है हमारा, तुम दामाद जी को भी बुला लेना, बाबा ने कहा तो निशा बहुत खुश हुई। बाबा, मैं अपने भैया की शादी की शॉपिंग, भाभी के कपड़े, जेवर, एक एक चीज़ खुद पसंद करके लाना चाहती हूँ, इसीलिए रोके के बाद मुझे आप विदा कर दीजिए ताकि शादी की तैयारियां करने में फिर जल्दी आ सकूं। सही कहती हो बेटी, अब सब तुम दोनों को ही संभालना है। दामाद जी रोके के बाद तुम्हें लेकर जा सकते हैं, मैं उनसे बात भी कर लूँगा ताकि तुम फिर से आ सको।
कुछ जरूरी तैयारियों के साथ साथ निशा की ससुराल में भी न्योता दिया दीनदयाल जी ने। अनमोल अपने पिताजी के साथ नियत समय से पहले ही आ गया। उसने भी मेहमानों की देखरेख करने में लेकर छूट-फूट काम संभाल लिया। रसोई का काम निशा ने संभाल लिया। बच्चे आज नाना नानी के साथ 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 पापा और दादाजी के सानिध्य में बहुत खुश थे। शाम 6 बजे तक रोके की रस्म करके मानसी के परिवार वाले लौट गए। अब दीनदयाल जी ने निशा के ससुर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अगर वे लोग शादी की तैयारी करने के लिए निशा को जरूरत पड़ने पर यहाँ भेज दिया करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अब नए जमाने के बच्चों की पसंद नापसंद के बारे में वे ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। उन्होंने उनके जुड़े हुए हाथों को थामकर आश्वासन दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगी कभी कभार निशा आती रहेगी, वे चिंता ना करें। अब हम दोनों परिवार अलग नहीं है। 6 महीने बाद का कोई शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि आपको बता देंगे समधी जी। तब आप सभी को हमारे घर पधारने का कष्ट करना होगा। अभी अगर आप चाहते हैं तो निशा को ले जा सकते हैं। समधन जी को हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा कि इन्होंने हमारी बेटी और बच्चों को हमारे साथ समय बिताने का अवसर दिया। कोई बात नहीं, अभी रात हो चुकी है, हमें निकलना होगा। अनमोल भी सुबह ऑफिस के लिए निकलेगा। निशा को वह रविवार को छुट्टी के दिन आकर ले जाएगा, कहकर वे वहाँ से विदा लेकर चले गए। निशा भी बहुत खुश थी कि उसकी आशंका निर्मूल थी। उसके पापा और ससुर जी ने बड़ी समझदारी से बात संभाल ली थी। वह व्यक्ति की चिंता कर रही थी। रात को उसे मन में शांति होने के कारण अच्छी नींद आई। अब वह अपने वापस जाने की तैयारी में लग गई। परी बोली, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो जाओ, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। निशा ने समझाया, बेटा जाना तो होगा, जाएंगे नहीं तो मामा की शादी में आएंगे कैसे? जब जाएंगे तभी तो आएंगे ना। घर जाकर आपने छुट्टियों में करने को मिला गृह कार्य भी तो करना है, और दादी माँ ने आपको जल्दी लौटने का भी तो बोला था ना। अगर आप आनाकानी करोगे तो अगली बार वो भेजेगी ही नहीं, इसीलिए अच्छे बच्चे बनकर चलने की तैयारी करो। ठीक है माँ, पर मामू की शादी में आऊँगी तो जल्दी वापस नहीं जाऊँगी, पहले ही बोल दे रही हूँ, बाद में मत बोलना कि जल्दी जाना है। ठीक है मेरी माँ, कहकर निशा हंस दी और साथ साथ सारे लोग भी। 2 दिन तक खूब लाड़ दुलार जताकर विमला जी ने अपनी बिटिया और बच्चों को दामाद जी के साथ भरे मन से विदा कर दिया। उनके जल्दी लौट आने की आशा के साथ अब उन्हें बहुत सारे काम निपटानी है। कपड़े जेवर की खरीदारी, विवाह स्थल और हलवाई एवं डेकोरेटर की बुकिंग वगैरह। इंतजार तो तारीख पक्की होने का था, क्योंकि तारीख जाने बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। विराट ने कहा, माँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सब कर लूँगा। आप पंडित जी से मिलकर तारीख निकलवाओ, फिर मैं देखता हूँ। दीनदयाल जी ने पंडित जी को घर पर ही बुला लिया। उन्होंने शाम को आने की बात कही। शाम को विराट घर पहुंचा तो पंडित जी बैठक में बाबा के साथ विराजमान थे। माँ उनके लिए चाय बना रही थी। तू आ गया बेटा, चलो अच्छा हुआ, मैं तेरे लिए भी चाय रखती हूँ। पंडित जी को भी अभी अभी कुछ देर पहले ही पधारे हैं। ठीक है माँ, कहकर वह अंदर चला गया। पंडित जी के चरण स्पर्श करके वहीं बैठ गया। चाय पीकर पंडित जी ने दोनों की कुंडली को देखकर बताया कि कन्या के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा। उसके कदम इस घर के लिए अति शुभ है। इनकी ग्रह दशा के अनुसार मार्गशीर्ष माह की 24वीं तिथि सर्वोत्तम है, बाकी सब ईश्वर भली करे। माँ ने पंडित जी को शगुन की राशि भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दीनदयाल जी ने विनायक को फोन करके विवाह की तिथि लड़की वालों को बताने को कह दिया, ताकि वे भी अपनी तैयारी आरंभ कर सके कि ऐसा काम करने के लिए कुछ समय तो लेना ही पड़ता है, एकदम से कुछ भी संभव नहीं होता। विराट ने भी अपनी डायरी में सिलसिलेवार कहाँ कहाँ कब और कौन सी बुकिंग करनी है एक लिस्ट विवरण सहित नोट कर ली। अब अधिकतर कार्य फोन पर ही निपटाए जा सकते थे। सारी परेशानी व्यवस्थित तरीके से
कार्य करने पर हल हो गई थी। जो कार्य फोन पर नहीं हो सकते थे वो सब बाबा के सहयोग से करने थे। कुछ जगह बाबा तो कुछ जगह कुशल स्वयं जाकर उन कार्य को मूर्त रूप से देने में जुटे थे। माँ ने निशा की ससुराल वालों को भी विवाह की तिथि बताने को बोला तो उसने अनमोल को फोन कर सूचना भेज दी। बाद में निशा को फोन करके शॉपिंग के लिए आने का समय भी ले लिया। 1 महीने के बाद निशा 2 दिन के लिए आई और तमाम इंतजामात भैया के साथ मिलकर ओके कर दिया। फिर अगले महीने आने का वादा करके वापस चली गई। माँ ने जरूरी सामानों की लिस्ट बनाकर रख ली और बेटी के आने तक छोटे मोटे काम निपटा लिए। अगले महीने वह आने वाली ही थी कि उसकी ननद कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई। सासू माँ ने कहा वह बाद में चली जाए। ठीक है, मैं माँ को कह देती हूँ कि बाद में आऊँगी। माँ ने भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन बाद आ जाना, अभी समय है हमारे पास। लगभग 15 दिन बाद आज फिर वह मायके आई। भैया उसे लिवाने आ गए थे। घर पहुंचकर माँ ने अपनी बनाई लिस्ट उसके सामने रख दी। माँ, हम पहले कपड़े की खरीदारी करते हैं, सिलकर आने में समय लगेगा और कई बार फिटिंग में भी कोई दिक्कत आ जाती है तो ठीक करवा सकते हैं। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, पर मैं तो सुनार से जेवर खरीदना चाह रही थी। नहीं माँ, बहुत दिनों तक घर में जेवर रखना रिस्की हो सकता है। शादी वाला घर है, हमें कई बार घर बंद करके भी जाना पड़ता है। जेवर सबसे बाद में कुछ दिन पहले ही खरीदे जाए। निशा की माँ, हमारी बेटी समझदार है, वह सही कह रही है। अभी तुम कपड़ा लत्ता ही खरीदो और हाँ, कपड़े खरीदते वक्त कोई कंजूसी मत करना, जो पसंद आए वही लेना। ठीक है जी। वे दोनों शहर की प्रसिद्ध मार्केट से सभी के लिए शॉपिंग करती है और सबके लिए बढ़िया कपड़े खरीद कर लाती है। दुल्हन के जोड़े पर तो सब लट्टू हो गए। माँ, इसे पहनकर मेरी भाभी किसी अप्सरा से कम नहीं लगेगी। ऐसा खूबसूरत लहंगा चुनरी तो मैंने कभी पहले नहीं देखा। और माँ, आपकी वाली साड़ी भी बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह। और तुम्हें अपना पार्टी गाउन और साड़ी पसंद आई ना या नहीं? बहुत पसंद है माँ, सच में आप कितनी अच्छी हो जो सबकी पसंद का ख्याल रखती हो। भैया की शेरवानी भाभी की ड्रेस से मैच कर रही है, यह बात तो मैंने अब नोटिस की। अरे हाँ, सच में। और हाँ बाबा, अपने कपड़े तो देखो कैसे है, तुम सब पसंद करके लाए हो, बढ़िया तो होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों को जो अपने कपड़े पसंद आए वह बहुत सारी तैयारी करने की सलाह करते हुए फिर आने की बात कहकर अगले दिन वह चली गई अपने ससुराल। अब उसे विवाह के कुछ दिन पहले ही आना था ताकि जेवर आदि खरीद सके। माँ, तब तक तुम घर का पेंट, डेकोरेशन, वेंडिंग कार्ड आदि छपवा लीजिए। जब मैं आ जाऊंगी तो बांटने चलेंगे। दूर भेजने वाले कार्ड आप पहले भेज दीजिएगा। उसने माँ को जैसा निर्देश दिया था, माँ ने सब व्यवस्था वैसी ही करने की पूरी तैयारी कर ली थी। निशा अपनी सासू माँ और परिवारजनों से अपने भैया की शादी में चलने का आग्रह करती है और स्वयं कुछ दिनों पहले जाने की इच्छा जाहिर करती है। सासू माँ कहती है कि तुम वहाँ बीच बीच में जाकर उनकी मदद तो कर ही रही हो, अब कुछ दिन पहले क्यों, तुम भी हमारे साथ ही चलना। यह सुनकर वह उदास हो जाती है। उसके ससुर जी उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि कोई तो बात है, वरना हमेशा खुश रहने वाली निशा यूं ही तो चुप नहीं लगा रखती। तभी फोन पर उसकी ननद ज्योति बताती है कि वह आज 1 हफ्ते भर के लिए मायके आ रही है। निशा उसकी पसंद का भोजन बनाने के लिए किचन में चली जाती है। सासू माँ उसे रसोई का काम समझाकर कि क्या क्या बनेगा आंगन में बैठती है। दोपहर में जब उसकी ननद अपने पति के साथ घर आती है तो अपनी भाभी को रसोई घर में व्यस्त पाती है। वह अपनी माँ के पास कुछ देर बैठकर भाभी के पास चली जाती है। निशा तब तक उनके लिए चाय बनाकर लाती बाहर ही आ रही थी। वह मुस्कुराकर अपनी प्यारी ननद का स्वागत करती है और भीतर चलकर उन्हें दोनों को जलपान करने का आग्रह करती है। आज अपनी भाभी को उसने उदास देखा तो बस पूछ ही लिया, भाभी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसने नोटिस किया कि हरदम चहकती रहने वाली निशा भाभी आज हाँ हूँ में उत्तर दे रही थी। जब कुछ देर बाद निशा ने नंदोई वापस चले गए तो ननद रानी ने पूछा, भाभी आपके भैया की शादी की तैयारी पूरी हो गई? तब निशा ने बताया कि लगभग पूरी ही है, कुछ काम बाकी है बस। तो फिर कितने दिन पहले जा रही हो भाभी? अब तो 1 महीना ही है ना शादी में। निशा ने कुछ उत्तर ना दिया पर भाभी के चेहरे की उदासी बढ़ गई थी।
यह बात उससे छिप ना सकी। उसने भाभी को बार बार पूछा, पर उसने कुछ ना कहा। शाम को अनमोल भी घर आ गया। निशा चुपचाप सब काम करती जा रही थी, बस शांत थी। पति को भी उसने कुछ ना कहा तो उसने चाय पीते पीते माँ से ही पूछ लिया कि आज निशा को क्या हुआ है। माँ ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही पता नहीं क्यों आज चुप सी है। माँ, कोई बात तो होगी, वरना वह हमेशा हर हाल में मुस्कुराना नहीं भूलती। तब अनमोल ने अपनी पत्नी से कहा, तुम शादी की तैयारियों में इन दिनों बहुत भाग दौड़ करती हो, शायद इसीलिए थक गई होगी। अपना ख्याल रखना भी जरूरी होता है। घर और बच्चों के सब काम भी करती हो, और आजकल मार्केट के भी चक्कर लग रही है। चलो थोड़ी देर को आराम कर लो। आज तो ज्योति भी यही है, तो वह किचन संभाल लेगी। ज्योति ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं हूँ ना, कोई चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी। आपको आराम की ज़रूरत है। मैं हफ्ते भर के लिए यही हूँ, तो थोड़ा मदद तो कर ही सकती हूँ। माँ ने सुना तो कहने लगी, ज्योति तो अब इस घर में कभी कभी ही आती है, शादी के बाद तो मेहमान है वह, उससे काम करवाओगे क्या? माँ, ये क्या कह रही हो? अनमोल और ज्योति थोड़ा चौंक जाती है। अनमोल बोला, उसकी शादी को साल भर हो गया, वह अब नई नहीं है, घर के काम में मदद कर सकती है, उसने कहा। ज्योति ने भी माँ को समझाया कि माँ, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। पता क्यों? मेरी सासू माँ मुझे कई बार यहाँ भेज देती है, ताकि मुझे मायके की याद न सताए। जब मैं वहाँ होती हूँ तो मेरे घर के कामों में मेरी मदद करती है। उन्होंने मुझ पर जिम्मेदारियाँ डाली तो है, पर थोपी नहीं है माँ। जब मेरी ननद वहाँ आती है तो हम मिलकर सहेलियों की तरह काम भी करते हैं, बातें भी। पर आप भाभी को मायके भेजने से भी गुरेज करती हो, और जब मैं उनके निकट जाना चाहूँ तो उन्हें काम में लगा देती हो या मुझे बुला लेती हो। मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, पर आपसे डर गई। माँ, वह भी मेरी तरह किसी की बेटी है, उसको भी अपने मायके का मोह होगा जैसे मुझे है। अगर मेरे ससुराल के लोग मुझे इतने प्यार से ना रखते तो मैं उनका सम्मान ना कर पाती। लेकिन भाभी बिना किसी प्रतिफल के हम सबका कितना मान रखती है, तो क्या उसकी मुश्किल में साथ देना हमारा फर्ज नहीं है? वह तो तुम्हारे व्यवहार की कभी शिकायत भी नहीं करती। अब आप बताइए, आज मेरे घर आने से पहले आपने कुछ कहा क्या उन्हें? वह मुझे बुझी बुझी सी क्यों लगनी? हाँ, उसके आने से पहले ही मायके जाने की बात पर मैंने उसे टोका था कि तुम भी हमारे साथ ही चलोगी, तो वह चुप हो गई, और तो कोई बात ही नहीं हुई। ज्योति का इस प्रकार अपनी भाभी का पक्ष लेना उसकी माँ को अखरता है, पर अनमोल के भी मूड को देखकर वह कुछ नहीं बोलती। ज्योति जबरदस्ती भाभी को उनके कमरे में छोड़ आती है और रसोई का सारा काम जल्दी से निपटा लेती है। निशा को आज आराम करके कुछ अच्छा लगा। ज्योति ने भोजन के बाद भैया भाभी के पास बैठकर कुछ समय बिताया। फिर वह उन्हें जल्दी सो जाने की हिदायत देकर माँ के पास चली गई। माँ ने कहा, क्या बात है ज्योति, तुम तो अब की बार बहुत बदली हुई हो। भाभी से खूब हमदर्दी हो रही है, पहले तो तुम ऐसी ना थी। ज्योति ने माँ के पास बैठते हुए माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से माँ की आंखों में झांकते हुए उनकी गोद में लेट गई और बोली, माँ, मैं जो भी हूँ, जो भी अब कहूँगी, ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। भूल जाओ कि निशा तुम्हारी बहू है। एक बार मान लो कि उसकी जगह मैं हूँ। अगर मेरे साथ सब कुछ वैसा ही हो जैसा भाभी के साथ होता है, मेरा मतलब यह नहीं कि उनके साथ बुरा होता है, मगर मैं अगर सारा दिन काम में लगी रहूं, मेरी इच्छा अनिच्छा से किसी को कोई सरोकार ना हो, मैं अपने भाई की खुशी में शामिल ना हो पाऊं, तो पूरी तरह थकी होने के बाद भी कोई मुझे बैठ जाने तक ना कहे, तो माँ सच कहना आपको कैसा लगेगा? उसे शादी करके आए 8 साल होने को आए, कभी उसे तुमने एक बार माँ बनकर प्यार किया, उसकी ज़रूरतों को समझा, और उसने कभी तुम्हारी सेवा में कोई कमी आने दी? नहीं ना। तो माँ, उसको माँ का प्यार देने में क्या कोई बाहर से आएगा?
जितना प्यार तुम मुझे करती हो उसका आधा भी अगर भाभी को करोगी तो खुशियाँ इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। बेटियां पराया धन कहलाती है, वक्त पड़ने पर अपनी ससुराल के साथ खड़ी रहेगी, पर अब वो इस घर की सदस्य है। हर बुरे वक्त में आप लोगों के साथ और रहेगी, भेदभाव क्यों? और अपनी बेटी की तरह अपना कर तो देखो, वो हमसे पहले आपके लिए हर दुख सह लेगी। हंसते हंसते ज्योति ने कहा, मैंने जो कहना था वो कह दिया, आप अब क्या समझोगी क्या नहीं मैं नहीं जानती, पर यह जरूर चाहूँगी कि अपनी दकियानूसी सोच को छोड़कर जमाने के साथ आगे बढ़ो। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा चलो, अब रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ, कहकर वो सो जाती हैं। सुबह सोकर उठी तो अपेक्षाकृत निशा का तनाव कम था। आराम करने से उसे मानसिक शांति मिली थी और पति और ननंद की सहानुभूति भरी बातों को सुकून, वरना तो वह सदैव स्वयं को अकेला पाती थी और अक्सर तनाव में जाती थी। किसी से वह अपनी पीड़ा कभी बांटती जो नहीं थी। पीड़ा बांटी भी तो उसी से जाती है जो सामने वाले दर्द को समझे। आज पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी। उठने के बाद भी लेटे हुए यही सब सोचकर सुकून का अनुभव कर रही थी। अनमोल वॉशरूम में थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। निशा ने उठकर दरवाजा खोला तो सासू माँ ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है बेटी? सासू माँ का मुंह ही तकती रह गई। उसे उनसे ऐसे सवाल की जो उम्मीद नहीं थी। माँ ने हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बैठाया और बोली, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं तेरी गुनहगार हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? ना बेटा, कह लेने दे। मैंने हमेशा तुझ पर एक सास की तरह हुक्म चलाया है, पर तुमने कभी भी पलटकर कुछ नहीं कहा। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। तुझे अपने भाई की शादी में सच में जल्दी जाना चाहिए। तू वहाँ 10 दिन पहले चली जाना और बाद में सारे काम निपटा कर ही आना। अगर तू नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? वहाँ की जिम्मेदारी और तुझे यह सब संभालना भी तो उन्हीं लोगों ने सिखाया है और आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत भी है। तुम वहाँ अवश्य चली जाना। देखो ना, तुम्हारी तो चाय भी ठंडी हो गई। अनमोल भी नहा कर आता ही होगा। तुम दोनों बाहर ही आ जाओ, आज हम सब मिलकर चाय पीते हैं। यह ठंडी हुई चाय मैं ले जाती हूँ। और वह निशा के सिर पर अपनी ममता का हाथ रखकर चली जाती हैं। आज तो मानो निशा को मुँह मांगी मुराद मिल गई थी और यह चमत्कार हुआ था ज्योति के समझाने से। तभी अनमोल भी बाहर आते हुए मुस्कुराया और उसने निशा को आलिंगन में भर लिया। वह बोला, मैंने सब सुन लिया है, बधाई हो तुम्हें, आज यहाँ भी माँ मिल गई। आज घर में फिर से रौनक लौट आई थी। निशा चहकते हुए यहाँ से वहाँ घूम रही थी। सारे घर में उसने अपनी जगह तो पहले ही बना ली थी। आज तो उसे सासू माँ के दिल में भी जगह मिल गई थी। तभी ज्योति ने अपनी माँ के हाथों पर ताली देते हुए कहा, ये बात तो बताओ तो जरा, कौन है ये, बहू या बेटी? सासू माँ ने भी पूरे उत्साह से कहा, बेटी। ज्योति अपनी भाभी के गले लग जाती है और ज्योति उसे बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आज परिवार में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हैं। बहू भी किसी की बेटी है।